Yes, students of BA Part 3rd, we are to discuss R.K. Narayan. This is there in your syllabus. The vendor of sweets we have gone through. We are discussing some chief aspects of R.K. Narayan's art. He is a very prominent literary figure in India. R.K. Narayan is a very big name of India. आप लोगों को बताया भी था मैंने कि इन्होंने जो लिखे हैं उपन्यास, नॉवेल्स बड़े भारी पॉपुलर हुए हमारे देश में और उन पर लगभग सभी पर फिल्मांकन भी हुआ, मंचन भी हुआ और लोगों ने सराहा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पीपल एक्सेप्टेड एंड अप्रेज। पीपल एक्सेप्टेड एंड प्रेज R.K. Narayan as a wonderful artist. Question may be there on the art of R.K. Narayan. So, where? No doubt in the vendor of sweets. आप लोगों को जो मैटर मैं बता रहा हूं, बड़े अच्छे स्तर का मैटर बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्रैमिंग नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, ध्यान में रखें, समझेंगे और समझकर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेंगे। हमेशा ऐसा विद्यार्थी का प्रयास होना चाहिए कि उसकी खुद की समझ विकसित हो और यहाँ जो फर्टिलिटी है वही काउंट करेगी। ये हमेशा ध्यान में रखें। यस, R.K. Narayan is the luminous star of Indo-Anglican fiction writing. He comes from South India, as you and I are very much familiar that he comes from South India. साउथ इंडिया से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, ये आपको और मेरे को पता है। कहां पैदा हुए हैं? बोर्न इन मद्रास एंड हिज मदर टंग वाज तमिल। उनकी मातृभाषा क्या थी? तमिल थी। पैदा कहां हुए? मद्रास में। सेटल डाउन इन मैसूर वेयर द रीजनल लैंग्वेज वाज नो डाउट इज कन्नड़ा। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? उनका बैकग्राउंड है, ध्यान में रखिए। R.K. नारायण का बैकग्राउंड आपको बताया जा रहा है कि पैदा हुए मद्रास में जहां भाषा थी तमिल, मैसूर में सेटल्ड हो गए जहां भाषा थी कन्नड़। R.K. नारायण राइट मोस्टली इन इंग्लिश। दैट इज समथिंग स्ट्राइकिंग। देखिए, ये व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, एक इंक्लिनेशन होता है, एक टेंडेंसी होती है, रुचि होती है। बहुत सी चीजें मिलकर अपने को एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। हरिवंश राय बच्चन नाम सुन रखा है आपने सभी ने। बहुत सी कृतियां उनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत बिकी भी हैं, लोगों ने पढ़ी भी हैं। वो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर थे, लेक्चरर थे, डिलीवर करते थे। और लिखा कौन सी भाषा में ये आपको पता है? रीच, पहुंच ज्यादा रही लोगों में, उनको ऐसा लगा और एक
फ्लो बना, स्पॉन्टेनिटी बनी, उनका एक नेचुरल एक्सप्रेशन आया, तो उन्होंने उस भाषा में लिख दिया। अब यही बात आप यहाँ इनके संदर्भ में, बड़े कलाकारों के संदर्भ में आप समझने का प्रयास करें कि लोकल डायलेक्ट और बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। उधर साउथ में आप लोगों को पता होगा कि लैंग्वेज के बेस पे इवन स्टेट बन जाते हैं। तेलुगु भाषा अलग, कन्नड़ अलग, और लिखते इंग्लिश में। And this is the reason what that he belonged to South India, that people that are presented in his novels are naturally selected from South. अब ये देखिए बेटा कि आपका या मेरा या किसी भी राइटर का जहां का बैकग्राउंड होगा, तो सामान्यतया हमारा अनुभव वहीं का होगा, और उस अनुभव के आधार पर ही हम अपनी बात को रखेंगे। अब जब आप लिखेंगे खास तौर से, तो जैसे आप राजस्थान में रहे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप किसी भी भाषा में लिखिए, पर चूंकि हमारा एक्सपीरियंस कहाँ का है, राजस्थान का है, तो करेक्टर जो आएंगे उनमें राजस्थान का टच आना नेचुरल बनता है। राजस्थानी ट्रेट है वो आएंगे। अभी आप लिखेंगे या मैं लिखूंगा, कोई भी व्यक्ति लिखेगा हमारे इधर के क्षेत्र का, तो उसका जो गांव होगा वो हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग वाले गांव जैसा होगा। Although there is no much difference, mind it, but slight bit of difference is always there. That their village, their approach, their way of living, their culture is a slight bit different than us. और वो डिफरेंस है वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने वाले को पता चल जाता है। अब उनके जो स्थान है वो क्या है, मालगुडी, आपको मैंने बताया भी था बढ़ाते समय। मालगुडी जो है उनका, वो साउथ इंडिया में ही मिलेगा, सिचुएटेड इन साउथ इंडियाज विलेजेस। R.K. Narayan is an artist first and a writer last. बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ध्यान में रखना कि R.K. नारायण क्या है। R.K. नारायण एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट किसको बोलते हैं, कलाकार। R.K. नारायण एक बड़े मंझे हुए कलाकार हैं, और राइटर तो वो अंत में है। आर्टिस्ट क्या होता है, उसको आर्ट की समझ होती है, कला की समझ होती है, कला के विभिन्न आयामों से वो गुजरा हुआ होता है, उसी को हम आर्टिस्ट बोलते हैं। जो कला को, कला के माध्यम से कला के लिए प्रस्तुत कर सके, वो कलाकार होता है। Although we can say writer may also be an artist, but we can't say that he is only a writer. ऐसा नहीं बोल सकते। राइटर भी हैं, ये ध्यान में, राइटर ही हैं ये नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है R.K. नारायण के संदर्भ में। R.K. Narayan has in his writings no motive other than giving his readers the delight and joy of creative art. R.K. नारायण का अपनी लेखनी के माध्यम से सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, नो मोटिव अदर देन giving his readers the delight and joy of creative art. अपने रीडर को, पढ़ने वाले को एक रचनात्मकतापूर्ण कला का आनंद देना,
गौर से सुनना, समझना। क्रिएटिव आर्ट क्या है? रचनात्मकता से परिपूर्ण कला। रचनात्मकता से परिपूर्ण कला का आभास देना ही R.K. नारायण का उद्देश्य है। ये कहानियां तो एक माध्यम बनती है। He seems to believe in the principle of art for art's sake. Art for the sake of art. Art for art's sake और art for the sake of art same thing. ऐसा प्रतीत होता है R.K. नारायण को देखकर, पढ़कर, समझकर कि उनका जो मोटो है, उनका जो प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत। उनका जो सिद्धांत है, लेखन का सिद्धांत, वो क्या है? आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। कला का कोई कॉमर्शियल टाइप पर्पज नहीं हुआ करता। कला किसके लिए है? कला कला के लिए। आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। कला को आप और किसी उद्देश्य के लिए बनाने वाले प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसे मोर नाचता है, ठीक है, आप सभी ने देखा। कोई देखता है तो अच्छी बात है, नहीं देखता है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मोर क्या किसी को दिखाने के लिए नाचता है क्या कि भाई लोगों इकट्ठे हो जाओ, अभी मोर डांस करेगा? कोई टिकट बिकती है क्या? कोई कॉमर्शियल यूज होता है क्या? ये आर्ट फॉर आर्ट से का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना। मोर का नृत्य है, वो नृत्य के लिए, आनंद के लिए है और स्वतः स्फूर्त है। ध्यान में रखना, सेल्फ मोटिवेटेड है। मोर को आप और किसी भी लालच, आदमी क्या लालच में फंस जाता है, इसीलिए आपको मोर का एग्जाम्पल। कोई लालच, दबाव, भय से आप नृत्य करवा सकते हैं क्या कि भाई मोर आज तो ये अवसर है या ऐसा है तो उसको नाचना पड़ेगा। जब नाचता है तो अपने मन से मुदित होकर स्वतः स्फूर्त, सेल्फ मोटिवेटेड नाचता है। उसका कोई एक डिफाइंड पर्पज, उद्देश्य नहीं होता है। ध्यान में रखना। द सेम थिंग इज देयर विथ आर्ट। कला के लिए, कला किसके? कला कला के लिए। आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि कला को कला के लिए ही रहने दें, कला का कोई और ऐसा उद्देश्य नहीं है। ऐसा R.K. नारायण के लेखन में भी आपको नजर आएगा। Since he also comes from South India, he gives us pictures of that region which he names as Malgudi and people of that region. ये आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, आप मेंशन करेंगे, बताएंगे कि साउथ इंडिया से आते हैं और इन्होंने जो अपना एक काल्पनिक संसार, काल्पनिक गांव निर्मित किया है, उसका नाम है मालगुडी। और मालगुडी जो गांव है, उसके सारे ट्रेट्स जो हैं, एस्पेक्ट जो हैं, पहलू जो हैं, वो साउथ इंडियन हैं। क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया से आते हैं। कौन? R.K. नारायण। आप लोग
थोड़ा गंभीरता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको मैं एक क्लू और बताता हूं, मुझे याद आया है। आप देखना, आपको मिल जाएगा आजकल। अभी अब आप जैसे ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक और वीडियो मैं सजेस्ट कर रहा हूं। R.K. नारायण की जो कहानी है अपने सिलेबस में है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, उसको समझने के लिए और आसान, वो भी फिल्माई हुई है। अभी आप में से कोई पैदा नहीं हुआ था उस समय। दूरदर्शन पे सीरियल आता था मालगुडी डेज। क्या? मालगुडी डेज। आप टाइप करके देखना, जहां करते हैं गूगल, यूट्यूब वगैरह पर, तो आपको वो सीरियल मिल जाएगा। और उसमें भी आप पर्टिकुलर अपने इस द वेंडर ऑफ स्वीट्स पर आधारित जो एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आप उसको 2 बार 4 बार देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है, कोई बोरिंग नहीं है। फिर जैसा भी है अपने तो सिलेबस में है, इसलिए अपने को अगर वो पिक्चराइज किया हुआ मिलता है तो हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए। वो हमारी मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा और हमें इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आपको कैरेक्टर पूछा जाएगा, थीम पूछी जाएगी, स्टोरी पूछी जाएगी, आपको रिकॉल करने में कंपैरेटिवली आसानी रहेगी। और इस तरह से आप ये समझे, R.K. नारायण मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर थ्रू हिज नॉवेल्स एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज। R.K. नारायण का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम किसी भी एंगल से कम करके नहीं आंक सकते। अब मैं आपको अपना जो नॉवल है द वेंडर ऑफ स्वीट्स उसकी ओर लेके आता हूं। सुनिए। द वेंडर ऑफ स्वीट्स ब्रिंग टू द रीडर द अनब्रीजेबल गल्फ एंड एग्जिस्ट बिटवीन 2 जनरेशन यंग एंड ओल्ड। आपको मैंने भी बताया था। क्या लेकर आता है रीडर्स के सामने? अनब्रीजेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी खाई जिस पर कोई बांध बनाना संभव न हो। ऐसी खाई जिस पर कोई बांध बनाना संभव न हो, वो हमारे सामने लेकर आता है। कौन? ये उपन्यास द वेंडर ऑफ स्वीट्स। 2 जनरेशन है, युवा पीढ़ी और युवा के फिर बूढ़ी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी। जगन द हीरो इज द स्वीट वेंडर। जगन जो मुख्य पात्र है या नायक समझ लीजिए आप इस कहानी में, वो कौन है? वही उसी के नाम पे तो उपन्यास का नाम है वेंडर ऑफ स्वीट्स। मिठाई की दुकान चलाता है। Who has tried to follow his life based on some Gandhian principles। वो ऐसा प्रयास करता है कि मैं मेरा जीवन गांधी जी द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनके आधार पर व्यतीत करूं। मेरे जीवन का जो आचार व्यवहार लेन देन है वो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित हो। In his dress, food habits and daily spinning, he is a Gandhian। जो वेशभूषा पहनता है, भोजन करता है, जैसी आदतें रखता है, डेली स्पिनिंग ऑफ क्या है? चरखा जिसको बोलते हैं, चरखा काटना, उसको स्पिनिंग बोलते हैं, वो भी डेली करता है। गांधी जी के जो अनुयायी थे उनकी ये खास विशेषता थी। उन्होंने आह्वान भी किया था और कहा भी था कि रोजाना चरखा काटें।
जिससे देश की उन्नति में, देश के निर्माण में आप अपना एक प्रत्यक्ष योगदान करें। तो उसका इन्होंने भी अनुसरण किया है, पालन किया है और चरखा काटते हैं रूटीन में। बट हिज ओनली सन माली इज जस्ट द अपोजिट। अब देखो बेटा, इस चीज का कोई धरती पर समाधान है नहीं कि अब पिता पुत्र या भाई भाई, पति पत्नी, कोई भी आप ले लीजिए, बड़ा नजदीक रिश्ता है तो है, रिश्ता तो है, पर अगर विचार नहीं मिलते, किसी बिंदु विशेष पर नहीं मिलते या बिल्कुल ही नहीं मिलते, तो अब वो रिश्ता तो रहेगा ही। पिता पुत्र के अगर विचार आपस में नहीं मिलते हैं, या पुत्र है पिता का आज्ञाकारी नहीं है, तो भी वो पुत्र तो है ही। अब उससे क्या होता है कि दोनों को कष्ट होता है, दोनों को, पुत्र को भी होता है, पिता को भी होता है। पिता को थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनकी अपेक्षाएं हैं वो क्या होती है, हर्ट होती है, चोट पहुंचती है। ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न अमेरिका रिटर्न यंग मैन। अमेरिका, अब आपको पता है, मैंने बताया था कि अमेरिका जाऊंगा, राइटर बनूंगा, और अमेरिका से आया हुआ अल्ट्रा मॉडर्न लड़का जिसका हो, और पिताजी हैं गांधीवादी। तो देखो उनके विचारों में टसल, एक द्वंद्व होना स्वाभाविक है। He has no scruples, knows no morals and is capable of all kinds of sinful activities. कोई नैतिकता जैसी चीज नहीं है। अपने यहाँ तो हर बात में हाथ धोना पड़ता है, ऐसे परंपरा रही है शुरू से। अभी तो कोरोना का काल में आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, वैसे भी अपने लोग घर में जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं। अब अमेरिका का अलग कल्चर है, और वो कल्चर देखिए जलवायु से भी प्रेरित होता है। अपने यहाँ की जलवायु अलग है, हो सकता है वहां की जलवायु ठंडी में इतना ज्यादा आवश्यक न हो, या वो कोई दूसरे साधन भी इस्तेमाल करते हो, पर अपने यहाँ की कल्चर थोड़ी सी उनसे अलग है। और फिर अपने यहाँ जो एक पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, पाप और पुण्य, वो भी हमारे रोजमर्रा के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ध्यान में रखना कि हम प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों को मानते हैं, प्रभावित होते हैं। हमारी जो पुरानी वाली पीढ़ी है वो कोई भी ऐसा कार्य करने को अलाउ नहीं करेगी जिसको हमारे परंपरा के अनुसार पाप की कैटेगरी में रखा जाता है। पर जगन का बेटा माली है, उसको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है, वो सिंफुल एक्टिविटी कुछ सब कुछ कर लेता है। He regards it no sin to live like a husband with Miss Grace, a half American, half Korean woman whom he brought from America with him with a promise to marry in India. देखो वो वहां से अपने साथ एक लड़की ले आता है, उसको हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन क्यों कहा है कि उसके माँ बाप में से एक तो अमेरिकन है और एक कोरियन है। तो वो न तो पूर्णतः अमेरिकन हुई उनकी बेटी, न कोरियन हुई, आधी अमेरिकन है आधी कोरियन है। उसका नाम है मिस ग्रेस, और उसके साथ रहने में उसको कोई शर्म नहीं आ रही, उसको वो कोई पाप नहीं मानता, कोई बुराई नहीं मानता। उसको वहां से अपने साथ ये वादा करके लाया था कि मैं तेरे से इंडिया पहुंचकर शादी करूंगा, और उसके साथ ही रह रहा है। बट माली डिड नॉट मैरी हर एंड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स शी रिटर्न्स टू अमेरिका। और देखो शादी नहीं करता है उसे, शादी का अपने यहाँ बोलते हैं इसको झांसा देकर, वादा करके, प्रॉमिस करके लाता है, और यहाँ आके उसकी परिस्थितियां अलाउ नहीं करती या मन बदल जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर उससे शादी नहीं करता है। फैक्ट ये है, फैक्ट ये है कि उससे शादी नहीं करता है, तो कुछ महीनों के उपरांत वो अमेरिका लौट जाती है, लौटना ही पड़ेगा।
अंडर सच कंडीशंस जगन फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू लिव विद हिज सन इन द सेम हाउस। अब इस प्रकार की परिस्थितियों में बेटा पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो नहीं रह सकते। तो अब दो ही कंडीशन है, या तो वो जाओ, कौन, बेटा और उसकी वो साथ में रहने वाली, या पिताजी जाओ। पिताजी जगन है, उनके बारे में एक बात आप लोगों को पढ़ा जब बताया, विडोवर हैं, मतलब माली के मां नहीं है। एक बड़ा कारण ये भी है उसके संस्कारहीन होने का, और जगन के पत्नी नहीं है तो वो भी अकेला महसूस करता है। तो वो उस घर में कहाँ क्यों रहे, किसके लिए रहे, तो बेटे से बनती नहीं है, वो घर में रहना उसको बड़ा दुष्कर लगता है। अल्टीमेटली जगन हैज टू एब्डिकेट आफ्टर हैंडिंग ओवर द कीज ऑफ द हाउस एंड द शॉप टू हिज कजिन एंड फाइनली डिलीवर टू बी फाइनली डिलीवर टू मालिक। और अल्टीमेटली क्या होता है, अंत में आनी में वो ठीक है ताला लगा के और इवन दुकान और मकान दोनों की चाबी अपने जो कजिन है उसको देता है, माली को देने के लिए। ये ध्यान रखो, कजिन को देता है, कजिन के लिए नहीं, कजिन के माध्यम से माली को सौंपनी है, और खुद है वो निकल जाता है कि भाई ठीक है अब यहाँ अपना निर्वहन, यहाँ अपना रहना सहना संभव नहीं है, और एक अवस्था भी हो गई है। तो अपने यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें संन्यास आश्रम, उससे पहले वानप्रस्थ आश्रम, उससे पहले गृहस्थ, और सबसे पहले ब्रह्मचर्य। तो इनकी अवस्था वानप्रस्थ की तो दिखाई दी है। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि वन गमन की तैयारी, वन गमन की तैयारी में मनुष्य लग जाए अपने मोक्ष की, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये खुशी खुशी हो तो और ज्यादा बढ़िया रहे। अब संतान योग्य है चाहे अयोग्य है, चाहे विचार मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, संतान के योग्य होने से उनको मोक्ष मिल जाएगी ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, और अयोग्य होने से नहीं मिलेगी ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। माली है वो अलग कैरेक्टर है, जगन है वो अलग कैरेक्टर है। उनको इस ड्रामा में या इस जीवन में, इस धरती पर ये समझे कि एक रिलेशनशिप पिता पुत्र की में आने का अवसर मिला है, पर अपने जीवन का अचीवमेंट तो अपने हाथ ही है। ये जगन को समझ में आता है तो वो वहां से निकल जाता है। वी वुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट टाइम with some other aspect. Okay, thank you very much for today.